नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। दिन भर की खबरों के इस बुलेटिन न्यूज राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। बता दें कि राहुल लोधी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है। राहुल लोधी ही होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं राहुल लोधी और केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर यह मोहर लगाई है। तो अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी होंगे और राहुल लोधी पर एक भरोसा जताया है बीजेपी ने। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया है, यानी अब दमोह की सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। दमोह सीट पर राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन होंगे। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। इसके पहले कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अजय टंडन को बनाया था। तो यहां की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। दमोह उपचुनाव में अजय टंडन वर्सेस राहुल लोधी होगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल राहुल सिंह लोधी ने दमोह उपचुनाव में बतौर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार शुरू भी कर दिया। जनसंपर्क में जुटे राहुल सिंह ने दावा किया है कि उपचुनाव में दल बदल जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर भी राहुल लोधी ने पलटवार किया। दमोह में विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे राहुल सिंह लोधी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। दमोह उपचुनाव में वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद दिनों में 17 अप्रैल नजदीक है और सियासी सरगर्मियां दमोह में भी खासी बढ़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस का चुनाव प्रचार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ राहुल सिंह लोधी हैं, जो कि एक बार फिर चुनाव मैदान में दमोह का जंग जो है, दमोह की किला जीतने की कोशिश में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे ही एक दमोह के एक वार्ड में इस वक्त जनसंपर्क के नज़ारे आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राहुल सिंह लोधी, उनसे बात कर लेता हूं। क्या मंजर नजर आ रहा है राहुल जी आपको? शानदार जन समर्थन मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज का ये जो एक पर्चा है, इसको लोग पढ़ रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि लंबे समय से जो मांग उठ रही थी वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय शिवराज जी ने इसको पूर्ण कर दिया। और मेडिकल कॉलेज के लिए दमोह वोट करेगा आने वाली 17 तारीख को। विकास के लिए वोट करेगा आने वाली 17 तारीख को। कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा दल बदल का यहाँ पर बताया जा रहा है, उससे कैसे आप फेस करेंगे उसको? क्योंकि कुछ समय पहले आपने पंजे के निशान पर वोट मांगे थे, अब पार्टी बदल गई है और दल बदल का एक मुद्दा यहाँ पर सक्रिय बताया। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का समय है। लेकिन दल बदल का जो इशू है उसको कैसे फेस कर पाएंगे आप? यहाँ दमोह में कोई दल बदल का इशू नहीं है। यहाँ पे केवल एक इशू है, मेडिकल कॉलेज। जो मेडिकल कॉलेज लाएगा वही जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज लेके आ रही है, तो दमोह पुनः मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा। राहुल सिंह लोधी दावा कर रहे हैं कि दमोह से वो एक बार फिर जीतेंगे। हालांकि इस बार पार्टी बदल गई है। कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हुए और अब दावा है उनका कि दल बदल जैसा कोई इशू काम नहीं करेगा चुनाव में। जनता विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आएगी, ऐसा दावा है। चुनाव में अंजाम क्या होगा इसका देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का दावा है कि उपचुनाव में दमोह की जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। अजय टंडन ने दल बदल को ही उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। अजय टंडन ने आज जोर शोर से एक विशाल रैली निकालकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ इस वक्त अजय टंडन मौजूद है। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में अजय जी क्या है आपका? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है जो राहुल सिंह ने दमोह की जनता की वोट को बेचा है। ये लड़ाई अब ईमानदार और बेईमान के बीच की है। दमोह की जनता कभी भी राहुल सिंह को बेईमान को वोट नहीं देगी। ये जन सैलाब बता रहा है। जनता के मन में आक्रोश है। जनता को 17 तारीख का इंतजार है और आप देखना कांग्रेस जीतेगी। आपने कहा 2 साल का मौका जनता दे दे तो दमोह की तस्वीर आप बदलेंगे। क्या रोड मैप है आपका? जी हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी 1980 में विधायक बने थे
उनका कार्यकाल 80 से 85 का था, लेकिन 83 में जनता की सेवा करते करते उनकी मृत्यु हो गई। बचे हुए 2 साल में दमोह के जो अधूरे कार्य हैं, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान हो, इसी प्रकार और भी जो जरूरत की चीजें हैं सब पूरी की जाएंगी। बीजेपी की ओर से भी जोर आजमाइश अब की जाएगी इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए। जीत के लिए किस तरह से आश्वस्त हैं आप, या क्या दावा है आपका? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा को परास्त करेगा। तो अजय टंडन जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चुनाव दमोह की जनता लड़ रही है, जीत उनकी जरूर होगी। सबसे बड़ा मुद्दा वो कहते हैं कि दल बदल और सौदेबाजी की राजनीति है, जिसका जवाब जनता इस बार देगी और जीत के लिए आश्वस्त अजय टंडन नजर आते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन पांडे, IBC 24 दमोह। दमोह विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का सवाल बन चुका है। दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने उतर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राहुल सिंह लोधी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और बड़ा मलहरा से बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी चुनाव प्रचार करने उतरे। प्रद्युमन सिंह लोधी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग के लिए कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां तो यूं तो बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं दमोह की सीट अपने पाले में लाने के लिए, और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रद्युमन सिंह लोधी जी हैं, बड़ा मलहरा से। बीते दिनों आपने बड़ा अंतर से चुनाव जीता। अभी कमोबेश वही हालात जो है या जो मुद्दे कहे हैं वो दमोह में नजर आते हैं, क्या कहेंगे इस चुनावी मंजर को लेकर? निश्चित रूप से ये उपचुनाव हम बहुत ज़्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे। 2-3 यहाँ की मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो आवश्यक रूप से लोगों की यहाँ जो मांग थी मेडिकल कॉलेज की, वो माननीय शिवराज जी ने पूरी कर दी है और आने वाले समय में और भी जो विकास के काम सत्थरू हमारे जो पेयजल योजना भी जिससे चलेगी और जिससे किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। ये आपस में ऐसे जो काम है माननीय शिवराज जी ने किए हैं, ये जनता के लिए दमोह के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बड़ा मलहरा में तो ये बता दिया कि दल बदल कोई विषय नहीं था, यहाँ पर दमोह में ये स्थिति बन सकती है क्या? क्योंकि कांग्रेस कह रही है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दल बदल का ही है। दल बदल यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ मुख्य मुद्दा विकास है। उपचुनाव के परिणाम का क्या दावा है आपका? निश्चित रूप से संदेश बड़ा जाना है, यहाँ पर जीत भी बड़ी होना है, यहाँ जीत बहुत बड़ी होना है। अनएक्सपेक्टेड आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे जीत इतनी बड़ी होगी और जनता इस बात के लिए तय कर देगी कि आपने जो हमें मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया है वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जनता माननीय शिवराज जी का आभार व्यक्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रद्युमन सिंह लोधी कह रहे हैं कि दल बदल दमोह में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पर चुनाव ये लड़ा जा रहा है और उन्हें पूरी इस बात की उम्मीद है कि यहाँ से एक बड़ी जीत बीजेपी के राहुल लोधी जरूर हासिल करेंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन पांडे, IBC 24 दमोह। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पुरानी पुलिस कंट्रोल रूम में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा, DIG इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लावानिया समेत कई अफसर शामिल हुए। बैठक में लॉकडाउन को लेकर या कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कैसे नियंत्रण कसा जा सके, इस पर कोई अहम फैसला नहीं लिया जा सका। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रदेश सरकार से मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि रविवार को लॉकडाउन के बाद सोमवार को होली पर भी लॉकडाउन जैसी ही सख्ती प्रशासन अपनाएगा। अनावश्यक तौर पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजवाड़ा पर जलने वाली शासकीय होली भी इस बार नहीं चलाई जाएगी। अब रोजाना रात को 10 बजे की जगह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। वहीं छिंदवाड़ा में शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि छिंदवाड़ा में 56 घंटे का कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। मेरा घर मेरी होली की थीम पर घरों में ही होली मनाई जाएगी। जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और उसको देखते हुए कुछ ठोस कदम, कठोर कदम भोपाल में हम लोगों को उठाने पड़ेंगे। कंटेनमेंट जोन बनाने पे पूर्ण सहमति बनी है कि जहाँ भी केसेस ज़्यादा निकल के आते हैं वहाँ तत्काल माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए।
संडे के लॉकडाउन के साथ साथ मंडे को भी, चूँकि सब व्यावसायिक धुलंडी होने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद ही रहते हैं, उस दिन भी लॉकडाउन सरीका ही माहौल रहेगा तथा उस दिन भी लोगों को अनावश्यक आवाजाही बाहर नहीं करने दी जाएगी। जो निर्णय अभी लिए गए हैं उसमें लगातार लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। शनिवार से लेके सोमवार सुबह तक, होली के दौरान भी लगातार सारी दुकानें बंद रहेंगी। उस दिन भी जनता को अपने घर से बाहर नहीं आना है। रायपुर नगर निगम का बजट इस साल फिर से कोरोना की भेंट चढ़ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन की गाइडलाइन के बाद महापौर एजाज ढेबर ने 27 मार्च को निगम का बजट पेश करने के लिए बुलाई गई सामान्य सभा रद्द कर दी। महापौर ने गुरुवार को कांग्रेसी पार्षदों की बैठक बुलाई जिसमें ये घोषणा की गई। संभावना जताई जा रही है कि इस साल भी नगर निगम का बजट सीधे राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। विपक्षी भाजपा दल पार्षद के सामने निगम का बजट पेश नहीं हो पाएगा। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना संक्रमण और केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वजह से नगर निगम का बजट सामान्य सभा में पेश नहीं हो पाया था। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन धारा 144 लागू कर चुका है। मास्क पहनने में लापरवाही को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दुर्ग नगर निगम कमिश्नर को एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें वे नो मास्क नो गुड्स कैंपेन कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आएगा उसे दुकानदार सामान नहीं देंगे। कमिश्नर ने भी चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को इस पहल की प्रशंसा करते हुए जल्द ही अमल में लाने की बात कही। जिले में ज्यादा संक्रमित स्थानों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिला कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है और मौत के मामले में रोजाना बढ़ रहे हैं। चेंबर की तरफ से सब दुकानों में पूरा सहयोग रहेगा और नो मास्क नो सामान का एक स्लोगन और जो भी चीज़ है सारी चीज़ वहाँ पोस्टर बना के हम दुकानदारों में लगाएंगे और जो भी सुरक्षा है वहाँ पर सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था रखेंगे ताकि इसमें बीमारी से अपन दूर कर सके। दुर्ग शहर में लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसी के मद्देनज़र विभिन्न जो हमारे जो व्यापारिक संघ है ना, उनके साथ एक कल मीटिंग हुई थी जिसमें उनके द्वारा ही एक अलग से एक अभियान चलाने का एक इनिशिएशन मतलब स्टार्ट किया गया है। तो वो चलिए, इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। नामदेव और हाशमी पर एफआईआर किया गया है। पत्रकार सुनील नामदेव और साजिद हाशमी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध वसूली के मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। नेशनल चैनल के नाम पर ठगी करने का आरोप है दोनों पर। छवि धूमिल करने के आरोप में धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। दिल्ली से आए कंपनी के लीगल काउंसिल ने इसकी शिकायत की थी। तो बड़ी खबर, नामदेव और हाशमी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार सुनील नामदेव और साजिद हाशमी पर एक और एफआईआर। अवैध वसूली के मामले में दोनों की ही गिरफ्तारी हुई थी। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, दोनों ही पत्रकारों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है, पूरी जानकारी। देखिए, एफआईआर जो है राजेंद्र नगर थाना इलाके में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज इसमें कराई गई है। सुनील नामदेव और साजिद हाशमी जो हैं, ये दो पत्रकारों के नाम में एक जो दिल्ली के एक नामी ग्रुप है, उसका एक चैनल है जो उसके नाम का गलत तरीके से उपयोग करते हुए लोगों को ठगा जा रहा है। और इसकी शिकायत जो है वो उस कंपनी के जो लीगल काउंसिल हैं उनके द्वारा ये की गई थी। और उसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनके जो साजिद हाशमी हैं और सुनील नामदेव नामक व्यक्ति जो है मिलकर उनके न्यूज चैनल के नाम पर रायपुर के कुछ लोगों को ठग के कंपनी की छवि धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। एवं इन दोनों व्यक्ति न्यूज कंपनी से अधिकृत व्यक्ति नहीं है एवं नाम और लोगो चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग कर अवैध वसूली ब्लैकमेलिंग छलकर सदोष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसकी जब पुलिस ने जांच की तो उसमें ये बात सही पाई गई और उसके बाद उसमें उन्होंने थाना राजेंद्र नगर पुलिस ने धारा 419, 467, 471, 34 आईपीसी के तहत इसमें मामला दर्ज किया है। आपको यहाँ बता दें कि इससे पहले भी माना थाना पुलिस ने अवैध वसूली के मामले में दोनों पत्रकारों समेत एक अन्य को भी गिरफ्तार किया हुआ है और फिलहाल अभी वो जेल में है। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच करी क्योंकि कंपनी ने ये जो लीगल काउंसिल थे उन्होंने ये आके शिकायत की थी और राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया और अब उनकी गिरफ्तारी करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।
इंदौर मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब है। वहीं प्रदेश की एकमात्र A+ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी भी है। विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहां लैब बनवाने के लिए अतिरिक्त फंड नहीं है। अब शासन स्तर से इन्हें लैब बनाने के निर्देश दिए गए हैं और विश्वविद्यालय को खुद की राशि खर्च करने के लिए कहा गया है। सरकार के पत्र ने विभागों की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि विभागों के पास अभी लैब तैयार करने के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं है। कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन का कहना है कि इस बार कार्य परिषद की बैठक में इसके लिए फंड अलग से निकाला गया है, लेकिन वो बेहद ही कम है। उधर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक का कहना है कि विश्वविद्यालय को काम शुरू करवाना चाहिए, इससे छात्रों का हित जुड़ा हुआ है। कटनी के बरवाड़ा में कार में लिफ्ट देकर युवती से दुराचार के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल पुराने इस रेप केस में पुलिस ने जबलपुर के बिल्डर संजय बसानी को गुजरात के वडोदरा से अरेस्ट किया। वहीं बुधवार को आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घटना 2018 की है, जब जबलपुर निवासी युवती देवी दर्शन करने के लिए मैहर गई हुई थी। वापस जबलपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बिल्डर ने लिफ्ट देने के बाद युवती से दुराचार किया था। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में पॉर्न वीडियो देखने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। आज एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का घेराव कर दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई की है, जबकि यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उन्हें केवल नोटिस दिया गया। इंदौर में सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराता वीडियो डालना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले युवक के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इन दिनों पुलिस की स्पेशल विंग सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, जिसमें लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाने वाले बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा योजना के तहत जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जशपुर के बगीचा विकास खंड में 1 करोड़ रुपए निकाल लिया गया और कागजों पर पूरा काम दिखाया गया, लेकिन पैसा भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में चला गया। पूरा खेल हुआ कामरेमा ग्राम पंचायत में, जहां के टेटका पानी में 10 घर हैं और इन्हीं लोगों के लिए मनरेगा के तहत 1 करोड़ रुपए में तालाब, डबरी और कुआं का निर्माण हुआ, लेकिन सिर्फ कागजों पर। जब मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि भ्रष्टाचारियों ने नाबालिग बच्चों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाकर फर्जी मजदूरी दिखाई और पैसे भी निकाल लिए। जब इस बारे में ग्राम पंचायत के सचिव से बात की गई तो दबी जुबान में उन्होंने भ्रष्टाचार स्वीकार किया। वहीं कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा है कि जांच कराई जाएगी। महासमुंद जिले के उद्यानिकी विभाग ने उद्यान की फसलों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के नाम पर 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर 5 साल पहले 10 लाख रुपए से अधिक खर्च कर वृक्षारोपण किया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस योजना का क्या अंजाम हुआ। पेड़ लगाने के नाम पर लाखों खर्च हुए, पर अब भी जमीन बंजर ही पड़ी है। दरअसल 8 फरवरी 2016 को शुरू हुए फलोधन रोपण कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में यहां आम, अमरूद, सीताफल, नींबू और कटहल के पौधे लगाए गए थे। 3 साल बाद 7 फरवरी 2019 को उद्यानिकी विभाग का काम पूरा हुआ, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। इस मामले पर विभाग का कहना है कि योजना के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। 22 मार्च सोमवार को लगभग 10:47 पर आईटीआई संस्था के प्राचार्य ने व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा की सूचना दी। बताया कि उसी दिन 22 मार्च को 10 से 1 बजे के बीच अभनपुर में परीक्षा रखी गई है। सभी को आईडी और ड्रेस कोड के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया। छात्र ये सूचना पढ़कर हैरान रहे कि 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के बारे में 10:47 पर बताया गया। इसके बाद छात्रों के सामने चुनौती परीक्षा सेंटर आईटीआई ग्रेशियस कॉलेज अभनपुर पहुंचने की थी। सेंटर पहुंचने में कई छात्रों को 2 घंटे का समय चाहिए था। वहीं कॉलेज की इस लापरवाही का भुगतान छात्रों को भुगतना पड़ा। सभी को साल बर्बाद होने की अब चिंता सता रही है। मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक गुलाब सिंह के निधन के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह ग्राम बंजारीदाड़ में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने भी अंतिम संस्कार में वो भी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नजीर अजहर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी, कलेक्टर SN राठौर, SP चंद्रमोहन सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
और अब खबर आगर से, जहां के मोती सागर तालाब के किनारे स्थित हनुमान घाट परिसर में अज्ञात बदमाशों ने अंडे फेंके। वहीं साधु के लिए धमकी भरा खत भी छोड़ा है। इस खत में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने ये मांग की है कि जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के सरकारी स्कूल की परंपरागत ड्रेस को बदलकर आधुनिक डिजाइन में ड्रेस तैयार किया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे शाला प्रबंधन समिति का उद्देश्य बच्चों के मन में असमानता के भाव को दूर करना है। यहाँ के लगभग 55,000 बच्चों को 3 अलग अलग डिजाइन में तैयार स्कूल ड्रेस दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगाने के भी सुझाव दिए हैं, जिस पर 180 स्कूलों में योजना तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाल ही में ग्वालियर सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत ने हड़कंप मचा दिया था, मगर परिवहन विभाग ने इस हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया। इस घटना के पीछे की वजह ओवरलोडिंग बताई गई, मगर आज भी मुरैना शहर और आसपास के ग्रामीण अंचल में ऐसी ही तस्वीरें आम हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियां बिना रोक टोक के यहां से जा रही हैं। वहीं धौलपुर की तरफ से आई मिनी लोडिंग गाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी। आरटीओ बैरियर पर ट्रक और अन्य वाहनों को रोकने का काम जरूर कर रहा था। वहीं कुछ कर्मचारी कागजों के नाम पर उनसे वसूली में जुटे हुए थे। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर आज यात्री बस और ट्रॉला में जोरदार भिड़ंत हुई। घटना में लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 28 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया। दरअसल सुबह करीब 10 बजे बस जबलपुर की ओर जा रही थी, तभी ट्रॉला के साथ टक्कर होने से 60 लोग घायल हो गए और ट्रॉला के परखच्चे उड़ गए। खंडवा के बीजेपी सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद अब उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वो अपने स्वर्गीय पिता के संसदीय क्षेत्र का दौरा कर आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। गुरुवार को हर्षवर्धन सिंह चौहान बरवाह के पूर्व बीजेपी विधायक और बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष के साथ अचानक सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से चर्चा कर उन्हें मास्क भी वितरित किए। अगर आप मंदिर हसौद या रायपुर की ओर से रिंग रोड नंबर 3 होते हुए रायपुर या बिलासपुर की ओर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में लगे फास्ट टैग से 50 रुपए टोल टैक्स के कट जाएंगे। रिंग रोड नंबर 3 में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कहीं भी टोल नाका नहीं है, ना ही कोई साइन बोर्ड लगा है। मंदिर हसौद चौक में एक स्कैनर लगा हुआ है, इसके संपर्क में आते ही फास्ट टैग से पैसा कट जाता है। वहीं जिन गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं लगा है वो बिना रोक टोक के आ जा रही है। अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने इस चौक में टोल की वसूली के लिए एक स्कैनर लगाए जाने की बात स्वीकारी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की बड़ी ठेका कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई नीति की वजह से यह अवैध वसूली की जा रही है। रायपुर से जो है और आपका राजीव ढाबा के सामने से होते हुए रिंग रोड नंबर 3 से मुझे विधानसभा की रोड जाना था। तो जब मैं जैसे ही विधानसभा रोड के लिए मुड़ा हूँ रिंग रोड नंबर 3 में, मैं देखता हूँ कि मैंने कोई टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया है और मेरे पास 50 रुपये का लखोली टोल प्लाजा का 50 रुपीज़ का फास्टैग का कटने का मेरे को मैसेज आया। मोदी सरकार द्वारा फास्टैग के नाम पर जिस तरीके से निजी टोल ऑपरेटर्स की लूट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक है। और रायपुर से अगर ये प्रयोग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेहद आपत्तिजनक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।